वफादारों पर सितम, विरोधियों पर करम। नए संगठन को लेकर बूढ़े कांग्रेसी हुए गरम, घर में कलम। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक से कई ऐसे बड़े नेता नजारा दिखे जिसके बगैर शायद कांग्रेस को आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जिसके बाद पार्टी के अंदर से ये आवाज उठी कि विरोधियों को शामिल कर धुरंधरों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अब यह तो तय करना मुश्किल है कि धुरंधर आखिरकार है कौन, क्योंकि धुरंधरों की कमान में पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन सवाल है कि जीत की जुगत में बड़ों का आशीर्वाद लेना क्या अब पुरानी परंपरा है और क्या पार्टी आपसी खींचातानी से गुजर रही है? आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सूबे में सत्ता गवाई तो पार्टी का सरताज बदल गया। नई कार्यकारिणी की बैठक हुई तो पुरानों का साथ छूट गया। बैठक में न पहले के सीएम दिखे, न पूर्व केंद्रीय मंत्री, न पुराने नेता ही। तो क्या मान लिया जाए, नए दौर की सियासत में पुराने पन्नों को रद्दी में लगाया जा रहा है। जिन लोगों ने अनुशासन तोड़ा, कांग्रेस को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, या जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े, या जिन्होंने जिन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से चाय पी करके कांग्रेस को हराया 2 सीटों से, जैसे ओपन चेहरे हैं, उनको महत्व दिया गया है। बुजुर्गों की माने तो अब कांग्रेस की कार्यकारिणी में विरोधियों का नाम है। नए चेहरों के हाथ में जीत की कमान है। तो मान लिया जाए, जीत की रणनीति में कांग्रेस की तस्वीर भी मोदी बनाम आडवाणी समान है। पॉलिटिकल पार्टी में जिम्मेदारी जब मिलती है तो आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो बहुत मेहनत का, परिश्रम का, त्याग और तपस्या का काम होता है। हम लोगों ने, क्योंकि राजस्थान देश का भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और दुर्भाग्यवश हम लोगों का आज कई ऐसे जिले हैं जहां पे हमारा कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, प्रमुख प्रधान भी नहीं है। त्याग तपस्या अब किस चिड़िया का नाम है? नए यज्ञ में नए यजमान। तो क्या मान लिया जाए, त्याग तपस्या के बरस अब कम हो चले या पुरानों की तपस्या में वो तेज नहीं? पायलट जी के नेतृत्व में एक बढ़िया टीम कांग्रेस अध्यक्ष ने उसको स्वीकृति दी है। पायलट जी के नेतृत्व में एक बढ़िया टीम कांग्रेस अध्यक्ष ने उसको स्वीकृति दी है। एक पुराने नेता ने आरोप लगाया तो दूसरे बुजुर्ग नेता ने आरोपों पर लीपापोती कर दी। लेकिन इस दरमियान भी वो ये बताना नहीं भूले कि पार्टी में पुरानों का आशीर्वाद लेना अब पुरानी परंपरा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। तो कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा करने के लिए सचिन पायलट ने एक नई टीम बनाई। तब तक तो सारी चीजें ठीक थी, लेकिन इस टीम के घोषणा के बाद ही यह सारा विवाद और बवाल शुरू हुआ। आखिरकार इस बवाल के बाद क्या कुछ संदेश आम जनता के बीच जा रहा है, इससे पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा मेरे साथ राम नारायण मीणा साहब को जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, अर्चना शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता और फिरोज खान भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप तीनों का स्वागत है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। राम नारायण मीणा साहब का तो हमने सुना है कि उन्होंने क्या कुछ कहा, आगे मैं उनसे सवाल जवाब करूं उससे पहले अर्चना जी, जो कुछ चीजें चल रही है, जो मीणा साहब ने कहा, इसके बाद अब भी आप कहेंगी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ सहमति के साथ हो रहा है? देखिए धर्मराज, ये जो कार्यकारिणी बनी है बहुत विमर्श के बाद और सबकी राय लेने के बाद बनी है। राम नारायण जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ज्यादा सम्मानीय है, इनका अपना वजूद है, उपाध्यक्ष रहे विधानसभा के, तो इनको तो कार्यकारिणी में स्थान मिले या ना मिले, इनका अपना कद है राजस्थान की राजनीति में और उसको जुटलाया नहीं जा सकता। तो ये कहना कि किसी को वंचित करके और दूसरों को अवसर दिया, मैं नहीं समझती हूँ। और देखिए जितने भी फील्ड्स हैं आजकल समाज में, कहीं भी देख लीजिए किसी भी क्षेत्र में, तो वहां महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होती है और वो महत्वाकांक्षा जो है सर्वोपरि राजनीति में है। तो ऐसे में और जब छोटे छोटे टिकटों के समय भी आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं, क्योंकि टिकट एक को मिलना होता है और मांगने वाले 20 होते हैं, तो वो जो 19 अर्चना जी, उन्होंने कहा कि आपने उनको पार्टी संगठन में जगह दी जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम की है। देखिए मुझे नहीं लगता ऐसा, और जो ये बात सामने आई है उसमें देखिए पार्टी में कई बार ऐसा होता है कुछ लोग रुष्ट हो जाते हैं, परंतु विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव
उस दौरान जो नेता कांग्रेस पार्टी से बाहर किए गए थे किसी कारणवश, उनको वापस लिया। उन्होंने पूरी निश्चित मीणा साहब भी हमारे साथ कार्य प्रणाली, मीणा साहब भी हम उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। मीणा साहब, जो बातें आपने कही और जो उस चीज को अभी उस चीज से इनकार कर रही है अर्चना जी, क्या आप वाकई इत्तेफाक रखते हैं अर्चना जी से? देखिए धर्मराज जी, अर्चना जी हमारी पार्टी में उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष बहुत वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, इसलिए मैं इनकी बात का जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन मैं कांग्रेस का वर्कर हूं और 59 से मिनिस्ट्री में जुड़े हैं। 61 में हम नेहरू जी के इंस्पायरेशन पे कांग्रेस में आए हैं और मेरा जहां तक ख्याल है 61 में होंगी तो इन्होंने अखबार पढ़ा होगा। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं इनको ये कंफ्यूज क्यों हो रही है कि इनको स्थान मिले उसको स्थान मिले। नेताओं का अनादर किसी को नहीं करने का अधिकार है। प्रश्न ये है कि हम पैदाइशी कांग्रेसी है, हमारे परिवार का एक एक वोट कांग्रेस को जाता है, इसलिए किसको मिले ये सवाल नहीं है। सवाल ये है जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं, जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लीडर कह रहे हैं कांग्रेस विन भारत, इस तरह की बड़बोलापन जो है उसको खत्म करने के लिए हमें मजबूती से सामने आना पड़ेगा। और ये कहना कैसा कोई नाराज हो गया, नाराज नहीं है। प्रश्न ये है जिसने बीजेपी के कैंडिडेट से मिलकर के रात को बैठ के प्लान बना करके चाय पानी पी करके कांग्रेस को हराया, उसको कार्यकारिणी में जगह देना ठीक नहीं था। हालांकि ये बात हमने हाईकमान को पूछा है, इस बारे में वो नहीं है और हाईकमान भी इस बात को जानते हैं, लेकिन ये क्या कर पाएंगे कैसे करेंगे तो मैं नहीं कहना चाहता। बड़े नेताओं के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना क्योंकि मैं अदना सा कार्य करता हूँ। बड़े नेता क्यों नहीं आए क्यों आए, लेकिन चलिए अब भी समय है। चलिए मीना साहब, हमें कांग्रेस जी ठीक है, मैं फिरोज खान साहब के पास आऊंगा, उससे पहले अमिताभ जी को मैं इस चर्चा में ले आऊं। अमिताभ जी, कांग्रेस के दो बड़े नेता, अब विरोधाभास साफ तौर पर दिख रहा है। देखो दो बातें हैं, अर्चना जी या नहीं बोल पाएंगी या अमिताभ अग्निहोत्री ही चल पाएंगे। पूछिए कैसे? जब आपकी पार्टी के अर्चना जी राजस्थान प्रदेश की उपाध्यक्ष हुई, जो देश के उपाध्यक्ष हैं और इनके चेहरे हैं भविष्य के, वर्तमान भी है भविष्य भी है, वो राहुल जी, जब उन्होंने इलेक्शन में कैंपेन का इशू बना लिया कि अडानी इन अडवाणी आउट, और पूरी कांग्रेस अचानक अडवाणी जी की वरिष्ठता को लेकर भावुक हो गई, जोशी जी की वरिष्ठता को लेकर भावुक हो गई चुनाव के दौरान। ऐसे तमाम बड़े नेता थे बीजेपी के, केशुभाई की वरिष्ठता को लेकर भावुक हो गई, सुरेश मेहता की वरिष्ठता को लेकर, काशीराम राणा की वरिष्ठता को लेकर भावुक हो गई और बताने लगी कि कैसे कैसे बीजेपी बुजुर्गों का अपमान कर रही है, जिन्होंने दधीच की तरह हड्डियां दान दे दी भाजपा को बनाने में। तब भी मैंने कहा था कि भैया उनका घर वो संभाल लेंगे, आप अपनी देखो। तो आपने कहा नहीं, ये तो भारत की संस्कृति है, बड़े बूढ़ों का सम्मान जहां नहीं होगा वहां तो बोलना पड़ेगा। तो वही मसला अब यहां है, वही मसला भी उठ रहा है। मैंने तब भी कहा था वो भी गलत है और ये भी गलत है। पीढ़ीगत परिवर्तन झटके से नहीं हो सकता, पीढ़ीगत परिवर्तन स्वभावतः होता रहता है, जिसे नदी बहती है उस अंदाज में। और जहां जहां झटके से करने की कोशिश होगी वहां वहां विवाद होगा। अगर कुछ ऐसे लोग शामिल किए गए, मैंने उसकी पड़ताल नहीं की, लेकिन जो बात राम नारायण जी कह रहे हैं, अगर वो बात सच है, कुछ ऐसे चेहरे हैं, तब फिर पूरा संगठन कटघरे में खड़ा होता है। आप वफादारों में किसको ले नहीं ले, ये प्रेरोगेटिव है आला कमान का, लेकिन जिनकी निष्ठा पर संदेह हो कार्यकर्ता को, उनको नहीं लेना चाहिए। यह हर पार्टी के लिए एक मानक होना चाहिए। अगर कांग्रेस ने इस मानक का पालन नहीं किया तो फिर दुखदाई है, क्योंकि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है राजस्थान में, तब यह झटका बड़ा हो जाएगा। बीजेपी ऐसे कुछ प्रयोग करके झेल सकती है, क्योंकि शरीर हृष्ट पुष्ट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी बहुत ज्यादा है इस वक्त, तो खांसी जुकाम इन पे असर नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस में तो अगर दाढ़ी बनाते समय जरा सा कट भी जाएगा तो वो घाव नासूर हो जाएगा। ये परिस्थिति जरूर देखनी चाहिए थी कांग्रेस को। और प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, अभी तो कमेटी बनी। और एक बात अर्चना जी को याद होगा, जब सचिन आए थे अध्यक्ष होके, तब भी वहां राजस्थान में एक इस ढंग का जेस्चर दिखाई दिया था कि शायद सीनियर लोग सचिन पायलट को तवज्जो नहीं दे रहे। सचिन पायलट ने विधानसभा चुनावों के बाद या लोकसभा चुनावों के बाद समीक्षा बैठक बुलाई, उसमें भी लोग नहीं गए, बड़े लोग।
तो इसका मतलब है कि घर में ठीक नहीं चल रहा। उसके बाद जो पहली बैठक हुई नई कमेटी के बाद, उसमें भी बड़े लोग नदारद हो गए। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं, किसी भी पार्टी के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा लक्षण है। जो जैसा मीणा जी ने कहा कि हम तो जन्म से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो मैं मानता हूं ऐसे लोगों को पार्टी को साथ लेके चलना चाहिए। आप अपने भरोसेमंद लोगों को उपेक्षित करेंगे तो उसका बहुत स्वाभाविक परिणाम नहीं आएगा। और अर्चना जी से बेहतर कौन जान सकता है, ये बताओ भाई। अर्चना जी तो इतनी संवेदनशील है कि दूसरे की पीड़ा भी समझती है। ये घनश्याम जी के घर गई थी उनकी पीड़ा समझने, तिवारी जी के यहां, और इन्होंने कहा था कि भाई तिवारी जी की वरिष्ठता का ख्याल भाजपा ने नहीं रखा, घनश्याम तिवारी की, है ना अर्चना जी? जी। तो अपने घर का बूढ़ा वरिष्ठ नहीं और पड़ोसी के चाचा वरिष्ठ, तब तो फिर समस्या पैदा हो जाएगी। फिरोज खान साहब, मसला क्या है भाई? फिरोज खान जी, मुझे बोलना है? हाँ, मुझे बोलना है जी। आपसे पूछ रहे हैं, आप ही से पूछ रहे हैं मालिक। मैं एक बात बताऊं साहब, देखो ये राजनीति है। मीणा जी भाई साहब बैठे हैं, मैं तो इनके सामने ज्यादा वो नहीं कर सकता हूं। बहन जी भी बहुत अच्छा बोलती है, लेकिन जो ये परिवारवाद का मामला है ना, और जो वरिष्ठता का और कनिष्ठता का जो मामला है, इस कांग्रेस पार्टी में जब से नेहरू जी गए, इंदिरा जी आई, वहां कोई चीज का ध्यान नहीं रखा जाता है। आज राजीव गांधी जी की क्या योग्यता है, लेकिन वो बस उस परिवार के मुखिया रिश्तेदार बेटे हैं राहुल जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि परिवारवाद और छोटे बड़ों का अनादर करना पार्टी की रीति रही है। आप पहले जब मोहनलाल सुखाड़िया को ले लीजिए, जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो इंदिरा गांधी जी ने बरकतुल्ला खां को बैठा दिया, उस सुखाड़िया जी को हटा दिया। यह तो पसंद नापसंद है। कांग्रेस में कोई पार्टी योग्यता वो चीजें नहीं, पसंद नापसंद है। पसंद करेंगे तो ठीक है। अब वैभव गहलोत को ले लिया, क्यों गहलोत जी नाराज हो जाएंगे? तो मैं तो भाई साहब की बात का तायद करता हूं कि कांग्रेस में कोई संगठन नाम की चीज नहीं है। जो ऊपर बैठा है वो अपने को नीचे को कैसे लाना है, आज अपना पराये की स्थिति कांग्रेस में चल रही है। इसलिए आप जो बातें कह रहे हैं ना, ये बातें कांग्रेस की खत्म होगी आने वाले समय में। इस समय जो आप कह रहे हैं कांग्रेस का हाजमा खराब है या बीमार है, ये इतनी बीमारी बढ़ेगी, कैंसर का रूप लेगी। इसलिए ये जो आपस में बातें हो रही है, ये बहुत हल्की हो रही है। परिवारवाद और बुजुर्गों का, अरे बुजुर्गों का मार्गदर्शन से आज तुम यहाँ आके बैठे हो, इस जगह आके बैठे हो, इनके सहयोग से, इनके आशीर्वाद से, इनके कर्मों से आप आके यहाँ बैठे हो, तो इनका उपवास करते हुए तो आपकी अर्चना जी, मैं आपका मुकदमा लड़ के फिर आपको दूंगा लीड। देखिए, बड़ी इस वक्त हिंदुस्तान में राम नारायण जी बड़ी विचित्र स्थिति है। दोनों बड़े राष्ट्रीय दल एक ही लाठी से बूढ़ों को हाँक रहे हैं और दोनों कह रहे हैं कि जी बुजुर्गों का सम्मान बहुत जरूरी है। मीना जी, जी देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 70 साल से ऊपर के लोगों का राजनीति में पद नहीं देंगे। कांग्रेस के किसी एक लीडर ने कहा कि हम 65 साल से ऊपर वालों को नहीं देंगे। अरे भाई, वो क्या कहते हैं, हम उनके पचिंदों पे क्यों चले? हमें तो हमारा जो बुजुर्ग है, एक्सपीरियंस है। अब यहाँ मैं बोला तो लोगों ने कहा इसको चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो मिनिस्टर नहीं बनाया, मैं इसके काबिल था। जो डबल अंगूठा छाप लोग थे उनको बना दिया हमारे मुकाबले। हमने कुछ नहीं कहा, जो पार्टी के चिन्ह पे जीत के नहीं आया हमने नहीं कहा, अब भी नहीं कह रहे। लेकिन कहीं बातचीत में कोई बात निकल जाए, मीडिया में चली जाए, तो उस बात की खंडना तो कैसे करेंगे? वास्तविकता हम कांग्रेस को चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को उस नारे को फेल करना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कांग्रेस विन भारत। लोग उस नारे को मजबूती नहीं दें। कांग्रेस जनबाद भी मजबूत है। जो नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट्स को जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने कांग्रेस को हराने की बात करी है, उनको महत्व दिया है, उसको दोबारा पुनर्विचार करें। हम किसी की नहीं, अब ये कह देगा नहीं करना, हम कांग्रेस में कांग्रेस के साथ है। मैं कोई गीला नहीं, कोई शिकवा नहीं, हम हमारी क्षमता से काम करेंगे। बाकी हमारे परिवार का एक भी मत दूसरा जाता हो, रिश्तेदार का जाता हो, तो हम दोषी हैं। जात के नाम पे कोई राजनीति करते होंगे, हमने जात के नाम पे राजनीति नहीं की। जात के नाम की राजनीति को पनपने का मौका भी नहीं देना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। जी अमिताभ जी। जी अर्चना जी, राम नारायण जी कह रहे हैं कि पुनर्विचार हो जाए एक बार। आप पार्टी की वरिष्ठ पदाधिकारी हैं,
क्या पार्टी इस मांग पर गौर करेगी? देखिए अमिताभ जी, यहाँ कई मुद्दे निकल करके आए और जहां तक रामनारायण जी मीणा का सवाल है, अब वो कह रहे हैं 61 से बात कर रहे हैं, तो ये तो मेरे पिता तुल्य हो गए बिल्कुल, और इनका सम्मान कांग्रेस में बरकरार है और आगे भी रहेगा। इनका मुद्दा अलग है और यहाँ जो वरिष्ठता की बात आपने छेड़ दी है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं पहले फिरोज खान जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। ये वंशवाद का मुद्दा लेकर के जो बार बार चीखते चिल्लाते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, राजस्थान तो उदाहरण है कि कैसे वंशवाद चल रहा है। यहाँ की मुख्यमंत्री, उनका पुत्र, उनकी बहन मध्य प्रदेश में, उनकी माताजी का क्या वर्चस्व था सब जानते हैं। उसके बाद हरियाणा चले जाइए, उसके बाद आप चले जाइए पंजाब, तो ये सारी बातें। और अभी हरियाणा में क्या हुआ, उनकी बहन को टिकट दिया, हार गई। तो ये सारी स्थितियां ऐसी अमिताभ जी की टीका टिप्पणी करने के लिए तो बहुत सही है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पे देखें तो इन्होंने क्या अनुगमन किया, किस चीज का किया, वो सबको पता है। घनश्याम तिवारी जी की आपने बात की, बिल्कुल सही है। हम उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने गए। घनश्याम तिवारी जी का प्रकरण बिल्कुल अलग है। वो यहाँ से निर्वाचित विधायक थे, उनका जो कद है उस हिसाब से उनको सम्मान मिलना चाहिए था। पार्टी में सबसे ज्यादा मतों से जीते, उनको दरकिनार किया और इससे सब आहत थे राजस्थान में। अब इन्होंने तो बड़ी विचित्र बातें कह दी कि कैंसर फैल गया, उसके रोगाणु ऐसे हो गए कि कांग्रेस का पुनरुद्धार नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ आप कैंसर के रोगाणु पूरे राजस्थान में फैला रहे हो, पूरी जनता त्रस्त है, हर वर्ग ये कह रहा है इस पार्टी का मुलम्मा जैसा और जितने जल्दी उतरा है वो लोकतांत्रिक इतिहास में कभी नहीं उतरा। फिर ये कह देंगे साहब हमें तो मैंडेट पे मैंडेट मिल रहा है। अब क्या करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही ऐसी है कि आपको प्रचंड बहुमत मिल गया तो स्थानीय निकाय में भी देना पड़ेगा, कौन अपने विकास को अवरुद्ध करेगा। तो देखिए स्थितियों में फर्क होता है। और जिस जनरेशन शिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कोई ऐसा कदम कांग्रेस ने नहीं उठाया। युवातम भारत है, युवाओं को राजनीति के प्रति आकर्षित करने के लिए और शुचिता की राजनीति में आकर्षित करने के लिए जो फेरबदल हुए शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर, मैं समझती हूँ तो बिल्कुल सकारात्मक रहा। सचिन पायलट जी ने जो ऊर्जा का संचार किया, जिस प्रकार से नेताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया, उसका नतीजा ये हुआ कि परंपरागत रूप से जो उपचुनाव में जिस पार्टी की सत्ता होती है उसके खिलाफ यदि जनादेश चला जाए तो ये तो बहुत बड़ी विजय है। स्थानीय निकाय में तो स्पष्ट हुआ कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन जनता ये महसूस करती थी कि जिस सरकार को 4 साल तक झेलना है उसके खिलाफ जनादेश देंगे तो जो राजनीतिक द्वेष को अपना सबसे बड़ा मोटिव बना करके चल रही है वो ऐसा विकास को अवरुद्ध करेगी कि उनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। तो सारी परिस्थितियां आपके सामने। और रही कार्यकारिणी की बात, तो आपके सामने विजुअल्स हैं, प्रथम पंक्ति में बहुत से वरिष्ठ नेता बैठे हैं। मैं खुद सवाल ये है, बिना धुएं के तो आग नहीं होगी। ये मसला उठा क्यों? अगर कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा है, तब फिर ये रार हुई क्यों? रार हुई इसका मतलब कुछ व्यवस्था में कमी है कहीं ना कहीं। देखिए अमिताभ जी, हमारे जो प्रभारी महासचिव हैं गुरदास कामत जी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि इस कार्यकारिणी में जितने लोगों को प्रमोशन मिला है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, उनकी कार्यकुशलता, मैं नहीं कहती मैं बहुत कार्यकुशल, लेकिन उनके वक्तव्य स्पष्ट थे। पवन गोदारा जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, कोई भेदभाव नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। और जब मुझे प्रमोशन मिला, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे उपाध्यक्ष बना देंगे। मीडिया सेंटर का इंचार्ज तो मुझे विधानसभा के दौरान ही मेरे ऑर्डर्स निकले थे, लेकिन मुझे हिचक थी स्वीकारने में, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना था। तो ऐसी स्थितियां नहीं है। हो सकता है मेरे इस पद से भी कई लोग रुष्ट हों, परंतु मेरा ये मानना है इस कार्यकारिणी में उनकी कार्यों की समीक्षा करके उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा काम किया गया। आपने देखा अमीन खान जी भी बैठे हुए हैं, बीना काक जी भी हैं, डॉक्टर चंद्रभान भी स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं, परंतु ऐसा कहीं नहीं हुआ कि उनके समावेश को हमने दरकिनार किया। एक संतुलित कार्यकारिणी। और ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का युवा नेतृत्व इस समय भारतीय जनता पार्टी को जो चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, उसने इस पार्टी को मजबूर किया स्थानीय निकाय चुनाव में कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करें, ये इनके इन प्रकार प्रलोभन दे, और ये सारी चीजें आपके सामने सब्सटेंशिएट किया हमने एविडेंसेस के साथ। अर्चना जी, यही बात जब कांग्रेस कहती थी मोदी से कि आपने अडवाणी, जोशी, इन सब लोगों को किनारे कर दिया, तो बीजेपी वाले तर्क देते थे कि ये सब तो हमारे मार्गदर्शक है, पिता तुल्य है, इनको सबको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। तो कांग्रेस कहते थे कोई दर्शक मंडल नहीं भैया, इनको दर्शक दीर्घा में डाल दिया आपने, मार्गदर्शक मंडल मत बताओ, कहती थी ना। देखिए अमिताभ जी, आप खुद देखिए, उपाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी में भी बहुत वरिष्ठ नेता है हमारी इस कार्यकारिणी में, सचिव के रूप में भी है। एक संतुलित कार्यकारिणी है। मैंने तो कल भी मीना साहब से कहा था, जब आपके यहाँ चर्चा थी और मुझे फोन पे लिया था, तो मैंने इनसे निवेदन किया था कि आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आपका सम्मान है, यदि आपको कोई नाराजगी है तो उसका माध्यम ये होता कि आप पार्टी के उचित प्लेटफॉर्म पे, जो इन्होंने कर भी दिया, इन्होंने कहा हमने अवगत कराया। लेकिन मेरा ये मानना है
पार्टी में जो चयन हुआ है सर्वोत्तम विमर्श कह सकते हैं, और लंबे विमर्श के बाद सबसे राय लेने के बाद ये कार्यकारिणी आई है। और ये कार्यकारिणी इतनी ज्यादा संतुलित है कि हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है, हर नेता का ऐसा प्रतिनिधित्व है कि कांग्रेस को मजबूत करने में पूरी सक्षमता के साथ काम करें। मीना साहब, कांग्रेस कह रही है सर्वोत्तम और अधिकतम विचार विमर्श के साथ बाद यह सर्वोत्तम प्रतिफल सामने है ये सूची, इसलिए अब कोई रिकंसिडरेशन का मामला नहीं बनता, पुनर्विचार का कोई प्रश्न नहीं बनता। नहीं अमिताभ जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, इसका मैं बता रहा हूँ, बात नहीं ना, ये तो मैं बता रहा हूँ। आपने पहली वाली बात बोली सर्वोत्तम विचार विमर्श और अधिकतम विचार विमर्श, इसमें कोई संशय नहीं है इसका, लेकिन मेरी बात एक पूरी होने दीजिए, अन्यथा ये अनर्थ होगा इस पूरे जो डिबेट है उसका। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब काम की समीक्षा होगी, और काम की समीक्षा के आधार पर उनको कहते हैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट का काम होगा, और जो वंचित रहे उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, अवसर आगे मिलेंगे। तो ये तो सही बात है, एक निरंतर प्रक्रिया होती है, पार्टियां कोई स्थायी रूप से कार्यकारिणी नहीं बनाती है, आगे भी अवसर आएगा तो अवसर दिया जाएगा, ऐसी बात ये बहुत ऑब्वियस बात है, ये बहुत ऑब्वियस बात है। और हर पार्टी का नेता इसके अलावा कुछ बोलता है क्या कि भाई समीक्षा करेंगे, अच्छा काम करोगे आगे बढ़ोगे, बुरा करोगे निकाल देंगे, और नए को अवसर देंगे, और धैर्य रखो सबको साथ लेके चलेंगे। ये बात तो सीपीआईएम भी बोलती है, माले भी बोलती है, भाजपा भी, कांग्रेस भी, सपा भी, बसपा भी, मीणा जी भी बोलते थे, राजपा वाले। ये कोई नई बात नहीं। मीणा जी, जो कांग्रेस का मूल स्वर मेरे जैसे छोटी बुद्धि के आदमी की समझ में आया, वो आया कि कहीं कोई ऐसी विसंगति है ही नहीं, तो जब प्रश्न ही नहीं तो फिर उसमें विचार का कोई अवकाश नहीं रहता। रामनारायण जी, देखिए ये हाईकमान के ऊपर है, और जो प्रदेश अध्यक्ष हाईकमान के द्वारा नॉमिनेटेड है, यदि वो जो उचित हो वो करेंगे, वो निर्णय सर्वोपरि है। अपनी राय व्यक्ति देता है, वो अपनी राय अपनी भावना कहीं किसी बात पे कोई बोल गए, उसको आप मीडिया तक आ गया तो उसके हमें कोई वो नहीं है। लेकिन कांग्रेस को चूंकि इस समय जितनी मजबूती चाहिए उतनी मजबूती दी जा रही नहीं दी जा रही, पार्टी हाईकमान जाने, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की भाषा है उस भाषा को हमें मजबूती के साथ नकारना पड़ेगा, देश की जनता में करना पड़ेगा। जो ये कर रहे हैं उसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं कांग्रेस की। कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि कांग्रेस प्रजातांत्रिक पार्टी है, प्रजातांत्रिक आधार पर चलने वाली पार्टी है, किसी दूसरी पार्टी की तरह नहीं है, इसलिए अपनी बात करने का सबको अधिकार है। वो चलिए ठीक है मीना साहब, बरकरार मानता। ठीक है मीना साहब। फिरोज खान जी, कांग्रेस के अंदर जो चीजें चल रही हैं उससे बीजेपी के लिए तो बड़ी राहत की बात है कि एक कांग्रेस तो की स्थिति खराब है, उसमें वो खुद में लड़ रही है। ऐसा मेरी बात सुनो, बीजेपी हमेशा संगठन के मामले में अपने हिसाब से चलती है, और रात की बात है कि जब आपस में कोई लड़ता है तो दूसरा तो खड़ा तमाशा देखता है, अगर ज्यादा लड़ाई होती तो छुड़ाने की कोशिश करता है। तो इनकी तो मैंने आपको शुरू में अर्ज किया कि कांग्रेस तो वो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस विहीन भारत, आज सब राज्यों में आ रहे हैं और चुनाव में आ रहे हैं, अभी वो आपस में कर रहे हैं, तो इनका दुर्भाग्य या सौभाग्य समझो। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि प्रजातंत्र में अच्छे लोग और अच्छे, मैं कह रहा हूं पुराने समझदार, जो जिन्होंने इस पार्टी को किसी भी संगठन को बनाया, उनकी इज्जत होना चाहिए, उनको एकदम नकारना नहीं चाहिए, और युवा भी आना चाहिए। युवा भारत होगा। आज युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, आज हिंदुस्तान में राज करिए, सब राज्यों में राज करिए। जहां तक मेरी बहन कह रही है कि इतना खराब है, 4 साल झेलना है, इनकी नगर निकायों में बहुमत आएगा। मैं बहन जी से कह रहा हूं कि आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ो। आप जब भी लोकसभा में, विधानसभा में और पंचायतों में और नगर निकायों में आप जीती तो गहलोत साहब कहते कड़ी से कड़ी जोड़ो। वो कड़ी इतनी हुई कि लोगों के लिए हथकड़ी बन गई, आपको जमीन पे ले आए। और जो आज हमारे साथ निकाय में आ रहे हैं वो पार्टी की विचारधारा, वसुंधरा जी का नेतृत्व, सरकार का काम करने का तरीका, मैं तो कह रहा हूं पंचायतों में और देख लेना। मैं आज आपको कह रहा हूं पंचायतों में हम बड़ी 2/3 मेजोरिटी से जिला प्रमुख, पंचायत प्रधान और सरपंच जीतेंगे। कहने से कुछ भी, आप किसी में कमियां निकाल सकते हो। सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए, हर चीज अच्छी कर रहे हैं उसको अच्छा बताना चाहिए और कमियों के सामने लाना चाहिए। मैं बहन जी का बहुत इज्जत करता हूं, बहुत अच्छी बोलती है, लेकिन ये कोई सत्ता के कारण से नहीं, जनता उग चुकी कांग्रेस के 65 साल में। खान साहब वक्त अर्चना जी कुछ कह रही थी, संक्षेप में बोलिए। धर्मराज, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका क्या होती है उस पर तो हम खरे उतरे,
लेकिन नकारात्मक सत्ताधारी पार्टी कैसी होती है जिसे इतना प्रचंड बहुमत मिल जाए और जनादेश को सिर्फ राजनीतिक द्वेष के लिए इस्तेमाल किया, उसका उदाहरण तो प्रस्तुत राजस्थान में भी और केंद्र में भी। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले कांग्रेस युक्त होने लगे हैं। इनको गांधी चाहिए, पटेल चाहिए और जितने हमारे नेता उनको आत्मसात करके उनकी विचारधारा को और हमारी पार्टी से जो निष्कासित लोग हैं उनको लड़ा करके चुनाव मंत्री बनाने का काम इन्होंने किया। तो खुद क्या कमियां है उससे युक्त होना चाह रहे कांग्रेस की विचारधारा पर हमारी नीतियों का और ये कहते हैं एकदम छोटे विपक्ष का अच्छा कहे तो क्या वो अच्छा क्यों करेगा? फिर क्या मुक्त हुआ? चलिए हमारा मुख्यमंत्री अच्छा कहे उनको नहीं अर्चना जी वक्त खत्म। अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी। देखिए, मैं तो बिल्कुल गांव देहात वाली टिप्पणी करूंगा। बाकी सब तो हमारे जो मेहमान हैं, विद्वान लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात अच्छे ढंग से कही दी। मैं तो सामान्य बात कहूं। मीना जी, एक गांव में दो लड़के थे, हैं? दोनों ने अपने बूढ़े बाप को और मां को निकाल दिया घर से। ठीक, बोले अम्मा आप जाओ, अब हो गया बहुत, चलो वहां बाग में खटिया डालो, वहीं रहो, यहां नहीं जगह है भाई, है? अब पीढ़ीगत परिवर्तन हो गया। ठीक, एक लड़का माता पिता को निकालने के बाद संयोगवश फला फूला और दूसरा कमजोर हो गया संयोगवश। तो उसकी दो व्याख्याएं कर दी समाज ने। एक ने कहा कि देखो अम्मा बाप का की हाय लगी, ऐसा गलत काम किया कि देखो तबाह हो गया ना, हम पहले कह रहे थे। जो फला फूला उसके लिए एक व्याख्या निकाल दी कि ये अम्मा बाप रोना थे, नहीं नला में तो इतनी काबिलियत थी, देखा नहीं बाद में कैसे फला फूला। वो स्थिति आज दोनों राष्ट्रीय दलों की है। भाजपा वही ऑपरेशन करने के बाद सफल हो गई तो लोग कह रहे हैं क्या गजब पीढ़ीगत परिवर्तन किया भाई साहब, मजा आ गया और ये मोदी जी कर सकते थे, बहुत ही अच्छा किया। अगर भाजपा की लुटिया डूब जाती तो यही हिंदुस्तान का समाज कहता कि राम 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 राम, काम ही इतना खराब किया था, सारे बड़े बूढ़ों का अपमान कर दिया जिन्होंने खून पसीने इस पार्टी खड़ी की। तो ये देश अडवाणी जी के आंसुओं के साथ बह निकलता। अब उनके आंसू पोंछने कोई अपना गमछा भी नहीं दे रहा, अंगोछा भी, कि भैया इसी से पोंछ लो। वो कह रहे ठीक ही किया मोदी जी ने। अब सवाल है कांग्रेस को अभी ये इम्तिहान देना है। उसने भी वही ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन में वो सफल हो जाएगी तो इनके पक्ष में सफलता के तर्क आ जाएंगे कि भाई देखिए क्या कुशलता से किया। राजीव जी ने भी किया था, अशोक गहलोत को जब चीफ मिनिस्टर पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया था और चीफ मिनिस्टर बनाया, पीढ़ीगत परिवर्तन किया था, वाह वाह जी वाह। तो वाह वाह हो जाएगी और कहीं लुटिया और डूब गई तो कहेंगे कि देखो उनकी हाय लगी, होना ही था भैया। ये सामान्य बात है जो मैं देखता हूं। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखी जाए हिंदुस्तान के समाज की जो संरचना है, राजनीति में चुनावी सफलता असफलता के 100 कारण होते हैं। मीना जी बेहतर जानते होंगे, इतने वर्षों से सक्रिय राजनीति में है। कोई एक कारण नहीं होता जीत का और कोई एक कारण हार का नहीं होता। विशेष अवसरों को छोड़ दे 84 जैसी घटनाओं को, जब इंदिरा जी की शहादत हुई, अन्यथा 100 कारण होते हैं पराजय के, 100 होते हैं विजय के। लेकिन हिंदुस्तान का जो समाज है ना, वो थोड़ा भावुक समाज है। वो चाहता है कि बड़े बूढ़ों का भी स्थान सुरक्षित रहे, उनकी पीड़ा जुबान तक आए, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण नहीं हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। और इसमें कोई गलत बात नहीं। परिवार से अगर आप सीखे कि परिवार जैसे चलता है, संयुक्त परिवार, वैसे ही पार्टी चलाए तो कभी टकराव ही नहीं आए। अर्चना जी, घर में जो बुजुर्ग बाप होता है ना, वो कहां वो खुद मान के चलता है कि भाई मैं अपनी बहू पर, अर्चना शर्मा पर नियंत्रण तो रख नहीं सकता, ये मेरे निर्देश से नहीं संचालित होंगी। इतना ही बहुत है कि कहीं आती जाती है तो बता देती कि बाबूजी जरा जा रहे हैं, इतने से खुश। उसका भी मान रह गया, आपकी भी स्वायत्तता रह गई और परिवार संयुक्त तो बना रहा।
ये हिंदुस्तान का मानस है। इतने ही लोग चाहते हैं शादी ब्याह जलसा हो तो भाई आगे बैठा दो, कार्ड में लिखा देते ना सुपौत्री सुपौत्र। क्यों? सिर्फ यह जताने के लिए कि आप महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। मुझे लगता है जब पार्टियां ये सामान्य भारतीय शिष्टाचार का भी पालन नहीं करती हैं, तब परिस्थितियां विचित्र पैदा होती है। जैसी परिस्थितियों से भाजपा अभी लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले जूझ रही थी। इनका भी कैसी कैसी हार हुई और देश को अच्छा भी नहीं लगा। वो सीन अच्छे नहीं लगे। जिस आदमी के लिए कहा जाता था कि भाजपा की त्रिमूर्ति, उस आदमी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी फुटबॉल बन गई। वो रोता फिर घूमा पूरे देश भर में कि भैया मैं कहां चुनाव लड़ूंगा तो बताओ। बोले शांत रहो, बताएंगे बाद में, अभी नहीं। अडवाणी जी को समस्या पैदा हो गई, कहां से लड़ाए? भोपाल में पोस्टर लगवाना पड़ा कि चलो शिवराज जी क्या लड़ लेंगे सुरक्षित। ये सब दृश्य अच्छे नहीं थे, लेकिन आप जीत गए तो सफलता तो फिर केवल जयकार कराती है, सवाल तो उठता नहीं। लेकिन ये मत माने कोई कि आप इसलिए जीत गए कि आपने अडवाणी जी को किनारे कर दिया। नहीं, विजय के कारण दूसरे हैं, विजय के कारण दूसरे हैं। ये मत सोचे कि हमने अडवाणी जी को किनारे कर दिया इसलिए हम जीत गए और वो रहते तो हार जाते। वैसे ही मैं कांग्रेस से कहूंगा, बड़े बूढ़ों को साथ रखिए। एक अर्चना जी, एक रस्म पगड़ी होती है, वहां भी होती होगी, राजस्थान में भी होती है ना, जब घर का मुखिया बदलता है, होती है ना रस्म पगड़ी में। पगड़ी कौन पहनाते हैं? बड़े बूढ़े ना। तो इतने बड़े बूढ़े तो रखिए कि पगड़ी पहना दे और खुश हो ले, है ना। आपके अच्छे वक्त पर कोई खुश होने वाला भी चाहिए। ये बात परिवार पर ही लागू नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि पार्टी भी परिवार होती है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं सरकार भी परिवार होती है, खान साहब, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। मेरे लिए सारे तराजू बराबर हैं। मेरे लिए मीना जी का सवाल भी महत्वपूर्ण, मेरे लिए घनश्याम तिवारी का सवाल भी महत्वपूर्ण। मैं भेद नहीं करता कि ये करें तो गलत और आप करो तो सही, नहीं। जैसे परिवार चलता है वैसे ही सरकार चलनी चाहिए, वैसे ही पार्टी चलनी चाहिए, वैसे ही पार्टी चलनी चाहिए, वैसे ही देश चलना चाहिए। बेसिक इकाई परिवार है, वहां के नियम सब पर लागू होने चाहिए, अन्यथा मन टूटता है। मन टूटता है तो आदमी कुछ ना करे तो भी आह निकलती है, वो आह बहुत दूर तक पीछा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस चर्चा में अभी बस इतना ही। रामनारायण मीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अर्चना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।